नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की पिछली क्लास में हमने जो बात की थी, हम मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ रहे थे और उसमें हम राणा मोकल तक पढ़ चुके थे और हमने देखा था कि किस प्रकार मोकल की हत्या करने के बाद चाचा मेरा और महपा पमार भागकर मालवा सुल्तान की शरण में चले गए थे और उनके बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले अगले राणा थे मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा। तो आज हम बात करेंगे राणा कुंभा की। जिनका शासन समय रहा 1433 से लेकर 1468 तक। राणा कुंभा के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब मोकल की हत्या करके और चाचा मेरा महपा पमार मालवा चले गए और मेवाड़ की राजनीति में बढ़ रहा रणमल राठौड़ का प्रभाव और इन दोनों को खत्म करने की, अपने पिता के हत्यारों को और साथ में रणमल राठौड़ के प्रभाव को, इन दोनों को खत्म करने की कसम खाई थी किसने? राणा कुंभा ने। ये मैं आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो जब राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने तो इनके प्रारंभिक जीवन के दो उद्देश्य थे। पहला था अपने पिता के हत्यारों से बदला, पिता के हत्यारों से बदला, और दूसरा जो इनका जीवन का उद्देश्य इन्होंने बनाया था वो था मेवाड़ की राजनीति में से बढ़ते हुए रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। तो देखते हैं आज की क्लास में कि इन दोनों उद्देश्यों को किस प्रकार से राणा कुंभा पूरा करते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, उन्हें पकड़ना और उन्हें सजा देना, जो कि भाग के चले गए थे मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में। कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों को वापस बुलाने के लिए महमूद खिलजी को संदेशा भिजवाया, लेकिन महमूद खिलजी ने शरण में आए हुए इन लोगों को कुंभा को देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन के इस पहले उद्देश्य की बात कर रहे हैं पहले हम कुंभा के जीवन की। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुंभा ने मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के साथ युद्ध किया और उसे पराजित करते हुए अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया, और वो युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। सबसे पहली बात, कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। पहली चीज 1437 में ये युद्ध हुआ है सारंगपुर का। किस किस के बीच में? अब देखिए, मैं यहां आपको दो तरह के ऑप्शन देता हूं, क्योंकि क्या होता है, हमने राजा का नाम रट लिया, लेकिन एग्जाम में हमें राजा का नाम ना देके और राज्यों का नाम, रियासतों का नाम दे दिया, तो हमें दोनों तरह के ऑप्शन पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन मेवाड़, और दूसरी तरफ इसके विपक्ष में युद्ध लड़ रहा है मालवा, पहली बात। या फिर अथवा मेवाड़ की ओर से राणा कुंभा और दूसरी तरफ विपक्ष में लड़ रहा है मालवा की ओर से सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ, इस युद्ध में विजय हुई राणा कुंभा की। इस सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कर दिया गया राणा कुंभा के द्वारा, और इस महमूद खिलजी को पकड़कर हिरासत में लिया गया, कैद में लिया गया, और 6 महीने तक इसे चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। बाद में इसे छोड़ दिया गया था, माफ कर दिया गया था कुंभा के द्वारा। और साथ ही साथ अपने पिता के हत्यारों को पकड़ा गया और उन्हें सजा दी गई, उन्हें फांसी की सजा दी गई, और इस प्रकार अपने जीवन के इस पहले उद्देश्य को पूरा करने में राणा कुंभा सफल होते हैं। पिता के हत्यारों से बदला ले लिया सारंगपुर के युद्ध में 1437 में, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके। क्लियर है, जीवन का पहला उद्देश्य पूरा हुआ। अपने जीवन के इस पहले उद्देश्य के पूरे होने की खुशी में, या फिर हम कह सकते हैं मालवा पर विजय की खुशी में, या फिर
महमूद खिलजी प्रथम पर विजय की खुशी में। देखिए यहां तीन तरह की बातें हो गई, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तीनों ही बातों को लेके, इसलिए मैंने यहां थोड़ा जोर दिया है। इन तीनों ही वजह से इस सारंगपुर के युद्ध को जीतकर, चौथी बात सारंगपुर के युद्ध को जीतकर, इन चारों बातों के ऊपर इसने चित्तौड़गढ़ के किले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है विजय स्तंभ। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण पहली बात किसने करवाया? राणा कुंभा ने, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने निम्न में से किस पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चार ऑप्शन दे दिए, मालवा, मारवाड़, गुजरात और बदरपुर, इस तरह से चार ऑप्शन करके दे दिए। तो पहली बात तो ये हो गई मालवा। या फिर वो इन रियासतों के नाम की जगह पर वो दे दे महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी सेकंड, इस तरह से चार नाम करके दे दे। तो यहां दो बातें हो गई, रियासत पूछे तो मालवा और शासक पूछे तो महमूद खिलजी प्रथम। या फिर तीसरा ऑप्शन वो कैसे बदल के दे सकता है कि निम्न में से किस युद्ध में विजय की खुशी पर कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया? चार युद्धों के नाम दे दे आपको, जिनमें से एक नाम दे देगा सारंगपुर का युद्ध। तो ऐसी स्थिति में सही उत्तर क्या हो गया? सारंगपुर का युद्ध। क्लियर है। और चौथी बात वो इस वजह से पूछ सकता है कि कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण क्यों कराया गया था या किस उद्देश्य के पूरा होने की खुशी में करवाया गया था? अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की खुशी में करवाया गया था। क्लियर है चारों बातें? चलिए आगे चलते हैं। तो विजय स्तंभ जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसलिए साथ साथ हम थोड़ा सा विजय स्तंभ के बारे में भी पढ़ते हुए चलते हैं। विजय स्तंभ इसी पहले उद्देश्य की खुशी में बनवाया गया है। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसकी क्या खास बातें हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इस विजय स्तंभ को कुछ उपनाम दिए हुए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। हिंदी में विजय स्तंभ कह दो और अंग्रेजी में विक्ट्री टावर कह दो, या फिर जय स्तंभ, बात एक ही है। विजय स्तंभ कह दो, विक्ट्री टावर कह दो या जय स्तंभ कह दो। इसके अलावा विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज, क्योंकि इस विजय स्तंभ के बीचों बीच भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्लियर है। इसके अलावा भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या शब्दकोश यानी डिक्शनरी, इस विजय स्तंभ के चारों ओर दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की अनेकों मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इसे मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और वो मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की हैं, इसीलिए इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर यानी म्यूजियम भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और साथ साथ हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस विजय स्तंभ को कुतुब मीनार भी कहा गया है। कौन सा कुतुब मीनार? अब देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार वास्तव में कहां स्थित है? दिल्ली में। तो इसे कहां का कुतुब मीनार कहेंगे? राजस्थान का कुतुब मीनार। पहली बात राजस्थान का, क्योंकि कुतुब मीनार वास्तव में कहां है? दिल्ली में। तो राजस्थान का कुतुब मीनार या फिर दूसरा कुतुब मीनार भी विजय स्तंभ को कहा गया है। और ये शब्द, ये जो कहने वाला है, इस विजय स्तंभ को जो कुतुब मीनार कहने वाला है वो है कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके द्वारा विजय स्तंभ की तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से की गई है? किसके द्वारा की गई है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। इसके अलावा इसे रोम का टार्जन ये नाम भी विजय स्तंभ को दिया गया है, और ये दिया है प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण नाम जो है, उपनाम जो हैं किसके? विजय स्तंभ के। विक्ट्री टावर, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, मूर्ति कला का शब्दकोश, देवी देवताओं का अजायब घर, दूसरा कुतुब मीनार और रोम का
टार्जन। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए इस विजय स्तंभ को दोस्तों राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, पुलिस वालों के सिर पे जो टोपी है और साथ में जो उनके यहाँ बाजू पर जो बैज लगा होता है उस पर विजय स्तंभ का चित्र अंकित होता है। और साथ ही साथ आप लोगों की 10वीं और 12वीं की आप मार्कशीट देखिए, उसके ऊपर भी जो लोगो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बना हुआ है वहां भी आपको इस विजय स्तंभ की फोटो दिखाई देती है। तो ये सभी इसके उपनाम हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं विजय स्तंभ की कुछ और खास बातों के बारे में। विजय स्तंभ दोस्तों कुल 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिला इमारत, कुल 9 मंजिल हैं इसमें। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इस 9 मंजिल में अब नीचे की मंजिल से सबसे ऊपर की मंजिल तक चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी होंगी, तो इसमें कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं। दूसरी बात, पहली बात 9 मंजिला है, दूसरी बात 157 सीढ़ियां इसमें बनाई गई हैं। तीसरी बात, 9 मंजिल में से जो तीसरी मंजिल है, कौन सी? तीसरी मंजिल है। इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। कौन सा शब्द? अल्लाह शब्द। देखिए अब यहां से कंफ्यूज यहां पे हो जाते हैं। 9 मंजिला इमारत है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। पढ़ने में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। वो क्या कर लेंगे कि 9वीं मंजिल पर 3 बार अल्लाह शब्द लिखा है। नहीं, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, जो संभवतः इतिहास कहता है कि संभवतः, क्योंकि राणा कुंभा ने तो लिखवाया नहीं होगा, तो संभवतः ये अल्लाह शब्द जो है ये बाद में अकबर के समय पर लिखवाया हुआ हो सकता है, क्योंकि ये किला बहुत वर्षों तक मुगलों के अधिकार में गया था। कब गया था आगे पढ़ेंगे हम इतिहास में, राणा उदय सिंह के समय, महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह के समय, तो उस दौरान शायद इस पे ये अल्लाह शब्द लिखवाया गया होगा। आगे बात करते हैं। इसकी ये जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी। तो इसकी सबसे ऊपरी मंजिल यानी 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण करवाने वाले शासक थे राणा स्वरूप सिंह। ये वही राणा स्वरूप सिंह है जिनको आगे हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय। तो इसका पुनर्निर्माण करवाने वाले थे राणा स्वरूप सिंह। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये 9 जो मंजिल हैं इनकी टोटल ऊंचाई कितनी है, अक्सर पूछी जाती है। तो विजय स्तंभ दोस्तों 122 फीट ऊंचा, वे लगभग 30 फीट चौड़ा है। क्लियर है, कितनी फीट है इसकी ऊंचाई? 122 फीट। कितनी सीढ़ियां हैं? 157। कुल कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें। इसके अलावा अंतिम महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो इस विजय स्तंभ के वास्तुकार थे दोस्तों, यहां आपको 4 नाम याद रखने हैं: जैता, नापा, पोमा और पुंजा। ये 4 नाम याद रखे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है जैता। ये जैता पिता थे और बाकी ये तीनों इसके पुत्र थे, जिन्होंने इस विजय स्तंभ को आखिरी निर्माण को पूरा किया, जैता की सहायता की। तो अगर एक ही नाम चारों में से देना पड़े तो आप दोगे जैता का, और अगर चारों नाम दे दिए जाएं तो जैता, नापा, पोमा और पुंजा, ये चारों विजय स्तंभ के क्या हैं? वास्तुकार हैं। आ गई है इतनी बात समझ। इन सब खास बातों के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण खास बात है विजय स्तंभ के बारे में, इधर लिख देता हूं मैं साइड में। ये राजस्थान की पहली ऐसी ऐतिहासिक इमारत है दोस्तों जिसपे सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट
जारी किया गया था। किसके ऊपर? इस विजय स्तंभ के ऊपर। ये पहली इमारत है राजस्थान की जिसके ऊपर कोई डाक टिकट जारी किया गया है। तारीख पूछ ले तो 15 अगस्त, सन पूछ ले तो 1949 और कितने रुपए का पूछ ले तो 1 रुपए का। क्लियर है बात? तो ये था आपका विजय स्तंभ। इसकी और विस्तृत जानकारी जब हम कल्चर पढ़ेंगे और वहां ऐतिहासिक इमारतें और आपके किले, महल, दुर्ग पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। यहां क्योंकि अब ये चर्चा चल गई थी कि भाई इस खुशी में विजय स्तंभ बनवाया गया, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहां विजय स्तंभ को साथ के साथ बता दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। विजय स्तंभ की बात खत्म हुई, वापस हम हमारे महाराणा कुंभा के जीवन के उद्देश्यों पर आते हैं। कुंभा ने जीवन का पहला उद्देश्य पूरा कर लिया है दोस्तों, और अब वो अपने जीवन का दूसरा उद्देश्य पूरा करना चाहता है, और दूसरा उद्देश्य है रणमल राठौड़ को प्रभाव को कम करना, इसे अपने रास्ते से हटाना, मेवाड़ की राजनीति से हटाना। अब क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया कि रणमल राठौड़ मेवाड़ पर अपना प्रभाव जमा चुका था, सभी महत्वपूर्ण पदों पर सिसोदिया वंश के जो विश्वास पात्र लोग थे उनको हटाकर वहां राठौड़ों की नियुक्ति कर चुका था। तो अगर कुंभा द्वारा रणमल राठौड़ को सीधा सीधा शासन से दूर किया जाता है तो हो सकता है राज्य में विद्रोह हो जाए, क्योंकि भाई सारे उसी के विश्वास पात्र लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि रणमल राठौड़ जो है, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि रणमल राठौड़ इस राणा कुंभा का रिश्तेदार है, रिश्ते में लगता है ये। तो अगर इसके प्रभाव को कम करने के चक्कर में अगर वो इसको दूर करेगा शासन से, तो हो सकता है इसकी बहन और कुंभा की दादी हंसाबाई भी नाराज हो जाएं। पिछली क्लास याद होगी आपको? नहीं है? और अगर दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज है तो आप रिपीट जो वापस जाकर यूट्यूब पर और जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं वहां पर आप जाकर और उस पुराने वीडियो को देखें, आपको क्लियर होगा कि रणमल राठौड़ कौन था और हंसाबाई कौन थी। क्लियर है? तो इस रणमल राठौड़ को दोस्तों ये सीधा सीधा नहीं हटा सकता था, तो इसे हटाने के लिए देखिए क्या करता है। इस रणमल राठौड़ की कहानी को जानने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये साधारण ट्रायंगल नहीं है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रायंगल है जिसे कि हिंदी भाषी फिल्मों में कहा जाता है लव ट्रायंगल, यानी प्रेम त्रिकोण, जहां एक हीरो और 2 हीरोइन या फिर 2 हीरो और 1 हीरोइन हो सकते हैं। इस लव त्रिकोण के, इस लव ट्रायंगल के एक तरफ बैठी है एक दासी जिसका नाम है भारमली। क्या नाम है? भारमली। दूसरी तरफ है कुंभा और तीसरी तरफ है रणमल राठौड़। क्लियर है? 1 हीरोइन 2 हीरो। अब पिक्चर सुनो आगे की। ये भारमली दासी जो है ये कुंभा को पसंद किया करती थी, कुंभा की बात को मना नहीं कर सकती थी, मन ही मन कुंभा इसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि कुंभा का ऐसा कोई इरादा भारमली की तरफ नहीं था। कुंभा को रास्ते से हटाना था किसे? रणमल राठौड़ को। और ये रणमल राठौड़ चाहता था किसे? भारमली नामक इस दासी को। हमेशा इसके पीछे लगा रहता था, इसे पाना चाहता था, लेकिन भारमली घास नहीं डालती थी। और ये बात कुंभा भी जानता था कि भारमली मुझे चाहती है और रणमल भारमली को चाहता है। तो देखिए यहां कुंभा ने क्या प्लानिंग बनाई है। कुंभा ने भारमली की सहायता ली। कुंभा ने भारमली को बुलाया और उससे कहा कि भाई आप हमें प्रेम करती हो, इसका हमें आपसे प्रमाण चाहिए। बोले बताइए महाराज क्या प्रमाण चाहिए? आप कहे तो जान दे दूं। बोले नहीं, जान देनी नहीं है, किसी की जान लेनी है। किसकी जान लेनी है महाराज? बोले इसकी जान लेनी है, रणमल की। ये सुनकर भारमली सहर्ष तैयार हो गई तुरंत प्रभाव से। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कह कौन रहा है काम करने के लिए? जिसको वो चाहती है, कुंभा। और दूसरी बात मारने की भी किसे कह रहा है? उस रणमल राठौड़ को, जिससे भारमली खुद दुखी है कि यार मैं जहां जाती हूं मेरे पीछे पीछे आ जाता है, बढ़िया है ये इस दुनिया से ही चला जाए। तो भारमली तैयार हो गई रणमल राठौड़ को मारने के लिए। और भारमली ने रणमल राठौड़ के सेवकों द्वारा संदेश भिजवाया कि भाई आज भारमली आपसे भेंट करना चाहती है। सुनते ही रणमल राठौड़ खुश हो गया। भाई मन मुताबिक चीज अगर अचानक मिल जाए, आपने मान लो कोई 2 साल पहले कोई एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है और अचानक से, या फिर वेटिंग में आपका नाम आया हुआ है और अचानक से आज एक लेटर आ जाए या नेट पे आ जाए और आपको पता चले कि आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है, तो कितना प्रसन्नता का विषय होगा। समझ में नहीं आएगा क्या करें, इतना एकदम से एक्साइटमेंट हो जाता है। तो रणमल राठौड़ भी बावड़ा हो गया, पागल हो गया कि आज तो भारमली आ रही है, खुद चला के आ रही है। भारमली आई, भारमली के साथ में भारमली भोजन लेकर आई और रणमल राठौड़ से निवेदन किया कि महाराज आज मैं चाहती हूं कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन करवाऊं।
रणमल राठौड़ तो ख्वाबों में खोया हुआ था, उसे लगा ही नहीं कि यहाँ कोई साजिश भी हो सकती है, और रणमल राठौड़ सहर्ष भोजन को तैयार हो गया। भारमली उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती रही, और जैसे जैसे भोजन खत्म हुआ वैसे वैसे रणमल राठौड़ का जीवन भी खत्म हो गया, और साथ साथ कुंभा के जीवन का दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो गया। यानी लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, मार दिया गया रणमल राठौड़ को भारमली नामक दासी की सहायता से। कुंभा के जीवन के ये दोनों उद्देश्य जो हैं पूरे हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। अब क्योंकि रणमल राठौड़ कोई ऐसे तो था नहीं कहीं कोई रास्ते चलता आदमी था, ये मारवाड़ का शासक हुआ करता था दोस्तों, जोधपुर का शासक हुआ करता था ये, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके आगे पीछे कोई था ही नहीं। इस रणमल राठौड़ का एक पुत्र था रणमल, और इस रणमल का एक पुत्र है जिसे आप आगे पढ़ेंगे, इसका नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, नाम है राव जोधा। और ये वही राव जोधा है जिसने मेहरानगढ़ का किला बनवाया है और जोधपुर राज्य की, जोधपुर शहर की स्थापना की है। राव जोधा किसका पुत्र था? इसी रणमल राठौड़ का। तो रणमल राठौड़ की इस हत्या के बाद राव जोधा को भी डर हुआ, और राव जोधा यहां से मारवाड़ छोड़कर काहुनी गांव बीकानेर भाग गए। कहां जा छिपे? काहुनी गांव बीकानेर। पीछे से कुंभा ने इनकी राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया, और अब उस मंडोर को पाने के लिए आपस में राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य सीमा विवाद होने लगे। जैसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच आपने अभी हाल ही में देखा सुना है, चल रहा है तो, और हमेशा चलता रहता है ये, कभी उधर से फायरिंग कभी इधर से फायरिंग आपस में चलती रहती है। तो इसी तरह से यहाँ मेवाड़ मारवाड़ में भी चल रहा है, कभी इधर के सैनिक मरते हैं कभी उधर के सैनिक मरते हैं, दोनों ही तरफ का नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों के बीच ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए बीच में आती है हंसाबाई। कौन आती है? हंसाबाई। ये वो ही हंसाबाई है जिसकी कम उम्र में ही बूढ़े राणा लाखा से शादी कर दी गई थी। रणमल राठौड़ की बहन है, राव जोधा की बुआ लगती है और राणा कुंभा की दादी लगती है। तो यही हंसाबाई बीच में आई और इसने इन दोनों को समझाया, मेवाड़ और मारवाड़ के शासक राणा कुंभा और राव जोधा को समझाया कि भाई आपस में अगर लड़ोगे तो फायदा हमेशा तीसरा आदमी उठाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि दोनों भाई मिलके अपने अपने राज्य को चलाओ। और हंसाबाई की मध्यस्थता से इन दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसे इतिहास में कहा जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल नाम इसलिए दिया गया कि भाई जहां से आंवला के पेड़ शुरू होते हैं वो मेवाड़, और जहां से बबूल के पेड़ शुरू होते हैं वो मारवाड़ राज्य का हिस्सा होगा। ये आवल बावल की संधि हुई है 1457 में। किस किस के मध्य? एक तरफ है मेवाड़ और दूसरी तरफ है मारवाड़, या फिर एक तरफ है कुंभा और दूसरी तरफ है मारवाड़ के राव जोधा। इन दोनों के मध्य ये संधि आवल बावल की होती है। और संधि मजबूत बनी रहे, संधि को आगे चल के दोनों में से कोई तोड़ ना पाए, इस संधि को लगातार निरंतर बनाए रखें, इसलिए यह भी किया गया कि इस संधि के ही माध्यम में इस राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर, किसकी पुत्री है ये? राव जोधा की। इस श्रृंगार कंवर का विवाह इस कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया ताकि दोनों अब आपस में समधी बन जाएं और एक दूसरे पर आगे आक्रमण न करें। क्लियर है बात? आवल बावल संधि के तहत ही राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ किया था। क्लियर है यहां तक की कहानी? चले आगे। जीवन के दोनों उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुंभा ने क्या किया था वो भी मैं आपको यहां समझा चुका हूं। अब आगे की बात करते हैं कुंभा के जीवन की, कि और कुंभा के बारे में से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा अपने समय के बहुत ही शक्तिशाली और महान शासक थे। पूरे मेवाड़ का इतिहास एक तरफ और अकेले महाराणा कुंभा का इतिहास एक तरफ। बहुत सी उपाधियां इन्हें प्राप्त थी और अब आगे बात हम उन्हीं उपाधियों की करते हैं। राणा कुंभा की महत्वपूर्ण जो उपाधियां हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हिंदू सुल्तान।
राणा कुंभा को क्या उपाधि दी गई थी? हिंदू सुल्तान। सुल्तान नहीं है ये, सुरतान है। दूसरा, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। तीसरा, राणो रासो या फिर राणे राय। हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, परम भागवत, आदि वराह। ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो किसे दी गई थी? राणा कुंभा को। अब देखिए, आपने इन उपाधियों को पढ़ लिया, सबको रट के चले गए, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आया वो कुछ इस प्रकार था कि पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण कुंभा को निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई थी? और यहां से कोई भी 4 नाम उठा के दे दिए गए। अब दिक्कत यह हो गई कि हमने इनको तो रट लिया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये इनमें से कौन सी वो उपाधि है जो पहाड़ी किलों का निर्माता होने के कारण कुंभा को दी गई थी। तो हम उस बात को भी यहीं साथ साथ पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली बात, हिंदू सुल्तान, नाम से ही पता चल रहा है क्यों कहा गया था? क्योंकि ये अपने समय के महान हिंदू शासक थे। सबसे पहली बात, इसलिए इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। दूसरी बात, अभिनव भट्टाचार्य, क्योंकि कुंभा को संगीत से बहुत अधिक लगाव था और संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य। तीसरी बात, राणो रासो, क्योंकि कुंभा को साहित्य में भी विशेष रुचि थी और इसने अपने दरबार में अनेकों साहित्यकारों को आश्रय दिया हुआ था और साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण ही कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। हाल गुरु, क्योंकि कुंभा ने अपने समय में अनेकों पहाड़ी दुर्गों का निर्माण करवाया था या पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण राणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी गई है। दान गुरु, नाम से ही पता चल रहा है कि दानवीर था, इसलिए। चाप गुरु, क्योंकि धनुर्विद्या में माहिर था, इसलिए इसे चाप गुरु कहा जाता है। छाप गुरु, क्योंकि छापामार युद्ध पद्धति थी। और अंतिम है परम भागवत और आदि वराह, क्योंकि ये हिंदू धर्म के संरक्षक थे। तो ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं और जिस कारण से ये उपाधियां दी गई हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आप साथ साथ इसे उतारते चलना या इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। राणा कुंभा की इन उपाधियों से ही अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। हिंदू सुल्तान, महान हिंदू शासक, देख चुके हम, हिंदू शासक हैं, महान हैं, युद्ध जीत रहे हैं, संधियां कर रहे हैं। अभिनव भट्टाचार्य, यहां से बात शुरू करते हैं। क्यों कहा गया था? संगीत प्रेमी होने के कारण। यानी कुंभा ने अपने जीवन में संगीत के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए होंगे तभी उसे इतनी बड़ी ये उपाधि दी गई है। तो अब बात इसके संगीत प्रेम की ही करते हैं। पहले सबसे पहली बात अभिनव भट्टाचार्य से शुरू करते हैं, जो कि संगीत प्रेमी होने के कारण कहा गया। अब संगीत ये जन्म से ही, पैदा होते ही तो सीख के आया नहीं होगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं है। मैं यहां खड़ा होकर आपको ज्ञान दे रहा हूं, गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं है। तो इसने भी संगीत का किसी न किसी से ज्ञान लिया ही होगा, किसी को अपना गुरु बनाया होगा। तो सबसे पहली बात तो यहां यही आती है कि राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन, जिन सिक्के द्वारा इसने संगीत का ये ज्ञान लिया, तो इसके संगीत गुरु थे सारंगव्यास। क्या नाम है? सारंगव्यास, संगीत गुरु किसके? राणा कुंभा के। और इससे शिक्षा लेकर संगीत के कई ग्रंथों की रचना कर दी। किसने? राणा कुंभा ने। तभी तो अभिनव भट्टाचार्य कहा गया इन्हें। अब कौन कौन से वो प्रमुख ग्रंथ हैं कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ? देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी रचना कुंभा द्वारा की गई। सबसे पहले, अब तक सैकड़ों बार पूछा गया, सुर प्रबंध, सबसे पहला संगीत ग्रंथ। दूसरा, कामराज रतिसार, दूसरा ग्रंथ। तीसरा,
चंडी शतक, रसिक प्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण, संगीत राज, संगीत सुधा और साथ साथ संगीत रत्नाकर। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी रचना की गई किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। इनमें से ये जो रसिक प्रिया ग्रंथ है दोस्तों, ये रसिक प्रिया ग्रंथ वास्तव में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है? जयदेव द्वारा रचित इस गीत गोविंद ग्रंथ पर लिखी गई टीका है क्या? रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया की रचना की है किसने? राणा कुंभा ने। गीत गोविंद की रचना पूछे तो वो राणा कुंभा में नहीं करना है, वो क्या करना है? जयदेव। और उस गीत गोविंद की टीका किसने लिखी ये पूछा जाए तो फिर राणा कुंभा। क्लियर है? इसके अलावा ये जो संगीत राज ग्रंथ है दोस्तों, ये 5 भागों में 5 कोशों में विभाजित है और उनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। उनके नाम के लिए आपको एक ये शब्द कॉमन याद रखना है सभी में, रत्नकोश। कौन सा? रत्नकोश। अब इसके आगे का शब्द बस रट लेना है आपको। गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और पाठ रत्नकोश। तो ये 5 रत्नकोश यानी 5 भाग हैं किस ग्रंथ के? इस संगीत राज ग्रंथ के। ये था कुंभा का संगीत प्रेम, इसलिए इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद कुंभा की जो अगली उपाधि हमने पढ़ी वो है राणो रासो। और राणो रासो इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ काम किया था, साहित्यकारों को आश्रय दिया था। तो जिस प्रकार से इसके संगीत गुरु थे उसी प्रकार से इसके कोई साहित्य गुरु भी रहे होंगे। बात करते हैं कुंभा के साहित्य गुरु। कुंभा के साहित्य गुरु का नाम है दोस्तों हीरानंद मुनि। और साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है और उस ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य। लेकिन इस पूरे ग्रंथ की रचना कुंभा द्वारा नहीं की गई है। इस पूरे एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो शुरुआती भाग है, जो प्रथम भाग है, जिसे कि राजवर्णन का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राजवर्णन। केवल इस राजवर्णन की रचना कुंभा द्वारा की गई है, पूरे एकलिंग ग्रंथ की रचना इनके द्वारा नहीं की गई है। तो फिर इस एकलिंग ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है दोस्तों कान्हा व्यास को, जो कि कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास के पुत्र थे। क्लियर है? एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग जिसे कि राजवर्णन कहा जाता है उसकी रचना राणा कुंभा द्वारा की गई है, लेकिन इस ग्रंथ को पूरा किसने किया है? कान्हा व्यास ने। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगली जो उपाधि है दोस्तों वो है हाल गुरु। और हाल गुरु कहा गया पहाड़ी किलों का निर्माता होने के कारण। और अब इसने कौन से महत्वपूर्ण किले बनवाए हैं, कितने बनवाए हैं, उनकी बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं श्यामलदास, कविराज श्यामलदास। ये दोनों नाम आपको सपने में भी याद होने चाहिए अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कविराज श्यामलदास के अनुसार ये क्या कहते हैं कि अपने समय के 84 प्रमुख दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसमें लिखी है ये बात? वीर विनोद में। किसके द्वारा लिखी गई है? श्यामलदास के द्वारा। और इन 32 दुर्गों में से जो महत्वपूर्ण कुछ दुर्ग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये सबसे महत्वपूर्ण कहां पर स्थित है? राजसमंद में। जब हम दुर्ग पढ़ेंगे वहां हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहां केवल मैं नाम पढ़ा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बसंती दुर्ग जो कि सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग
ये भी सिरोही में है। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण, तो इस प्रकार के कुछ बहुत महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण जो है किसके समय पर करवाया गया था, राणा कुंभा के समय पर करवाया गया था, और इसीलिए इन्हें हाल गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। क्लियर है बात यहाँ की? आगे चलते हैं। कुंभा के दोस्तों एक बेटे की तो हमने बात कर ली जिसका नाम है रायमल। इसके अलावा कुंभा के एक पुत्री भी थी, और इस कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। और रमाबाई भी संगीत की बहुत अच्छी ज्ञाता थी, और इसीलिए कुंभा ने इसे वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि? वागीश्वरी की उपाधि, और साथ साथ इसे जावर का परगना भी उपहार में दिया था। ये वही जावर है जहां पर राणा लाखा के समय चांदी की खानें खोजी गई थी। तो ये दो बातें याद रखनी है, किससे जुड़ी हुई? रमाबाई से जुड़ी हुई। इसके अलावा राणा कुंभा के एक पुत्र और था जिसका नाम था उदा। क्या नाम है दोस्तों? उदा या फिर उदयकरण। इस उदा ने अपने ही पिता राणा कुंभा की 1468 में यही कुंभलगढ़ दुर्ग में हत्या कर दी थी। मैं आपको दुर्ग के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो कल्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल इतना बता दूं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो सबसे ऊपरी मंजिल थी, कुंभलगढ़ दुर्ग एक बहुत ऊंची कुंभलगढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है राजसमंद में, और उस दुर्ग में भी जो सबसे ऊपर की मंजिल है उसे कहा जाता है दोस्तों कटारगढ़। क्या नाम है उसका? कटारगढ़। और वो इतनी अधिक ऊंचाई पे है कि वहां खड़े होकर आप पूरे मेवाड़ को देख सकते हो, इसलिए इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और यही कटारगढ़ को कुंभा ने अपना पर्सनल निजी आवास बनाया हुआ था जहां वो विश्राम करता था। तो इसी कुंभलगढ़ में ऊपरी मंजिल पर स्थित कटारगढ़ महल में एक दिन उदा ने अपने ही पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। इस प्रकार के उदाहरण हमें इतिहास में बहुत पढ़ने को मिलेंगे। इतिहास क्या, ये वर्तमान है और शायद भविष्य में भी ऐसा होता रहे, क्योंकि अपने वंशजों की हत्या, अपने पिता की हत्या एक पुत्र द्वारा ही की गई है सत्ता के लालच में। अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में भी और वर्तमान में भी। तो उदा ने सत्ता के लालच में अपने ही पिता कुंभा की दोस्तों यहां पर हत्या कर दी है, और इस प्रकार अपने पिता को मारकर शासक बनने वाला जो होते थे उन्हें कहा जाता था पितृहंता। क्या कहा जाता था? पितृहंता। तो फिर से यहां एक नया प्रश्न बन गया है दोस्तों कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? उदा को। और इसने किसकी हत्या की है? राणा कुंभा की। तो इतिहास के, मेवाड़ के इतिहास के एक बहुत ही महान और शक्तिशाली शासक राणा कुंभा की हत्या किस प्रकार हुई, उनका अंत किस प्रकार से हुआ, उन्हीं के पुत्र उदा के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इतिहास है किसका? राणा कुंभा का। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। इसे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। कुंभा से जुड़ी हुई एक एक बात महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए आगे की क्लास कल करते हैं। धन्यवाद।